Welcome to all my dear students in this new class. My dear students, today we are going to start the new chapter that is of the class 11th chemistry subject. The chapter name is the structure of atom. बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर मैंने चैप्टर का नेम लिखा. दिस वन इज द सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं. सेकेंड चैप्टर में जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जस्ट आई वांट टू से टू यू that the basic knowledge of this chapter, which already I think you have studied in your 9th class, एटम से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, इनके मासेस, इनके ऊपर चार्ज, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रदरफोर्ड्स की थ्योरी, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, इन सब सारी बेसिक चीज़ों को, बेसिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड इसके जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद होगा. और अगर नहीं भी याद है तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब 9th स्टैंडर्ड में जो ये चैप्टर दिया हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, वो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. बच्चों, 11th क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इनिशियल कुछ चीज़ें आपके बुक में दी होंगी, उनमें से कुछ कोर्सेज को हटा दिया गया है इस साल के लिए, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब सारी पॉइंट्स को आपके इस चैप्टर से इस बार के लिए रिड्यूस कर दिया गया है. दोबारा इन्हें यहाँ पर फिर से आपको नोट डाउन करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं तो. अगर इन सब पॉइंट्स को आपको नहीं आ रहा है तो आप सब इस सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जो बेसिक आइडियाज़ एटम से रिलेटेड हैं, इन सब को आप अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स की बुक से रीड कर लीजिए, तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा. बच्चों, हम सब 11th क्लास में इस चैप्टर को बोर्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड के लिए. ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द बोर्स एटॉमिक मॉडल. प्लीज गिव द हेडिंग इन योर कॉपी, बोर्स एटॉमिक मॉडल. बच्चों, नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, और ये एटॉमिक मॉडल के कुछ इनके पोस्टुलेट्स हैं. इवन द PDF नोट्स विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, वो PDF साइट पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आप समझने की कोशिश करिए. बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स इनके हैं, जैसे नंबर 1, द पॉइंट गिवन बाय द बोर्स. फर्स्ट वन ये है कि किसी भी एटम का एक सेंटर पार्ट होता है, एंड दैट सेंटर पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस. दैट न्यूक्लियस कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन इट, and it contains the near about the total mass of the atom in it. So first point is the कि न्यूक्लियस
सेंटर पार्ट है जहां पर मैं एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, विच कंटेन द पॉजिटिवली पार्ट इन इट, जो कि प्रोटॉन के नाम से हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और इनके रिवोल्यूशन का एक सर्टेन एनर्जी लेवल होता है। आप सबने भी ये डायग्राम देखा होगा, जैसे दिस वन, देन आफ्टर दिस वन, this one. Suppose now this the center part is known as the nucleus, ठीक है, which contain the positively charged particle in it. Then after इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी सेल्स में, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाते हैं। अगर 8 हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, तो फिर टोटल 1 हो जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट अलग अलग ऑर्बिट्स यहाँ पर फिल होती हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि जो इन्होंने पॉइंट बताया इलेक्ट्रॉन को लेकर के, वो ये बताया कि हर एक ऑर्बिट में ये डिफरेंट इनके जो होती है, ये इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। दीज आर नोन एज द ऑर्बिट, ओके। और दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द शेल, इनको ही शेल्स भी बोलते हैं, SHELL शेल। एंड these orbits which are also known as the energy levels, okay, इनको ही एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। वो चाहे ये हो गई, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, या इसके बाद की भी, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है बच्चों, एनर्जी लेवल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। जो सबसे पास की सेल होती है, न्यूक्लियस के सबसे पास की ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं फर्स्ट सेल। इसके नेक्स्ट वाले को दैट वन विल बी द सेकंड सेल, और नेक्स्ट थर्ड वन, नेक्स्ट फोर्थ वन एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू दैट इनके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। इन सेल्स का, इन एनर्जी शेल्स का, एनर्जी लेवल्स का एक सिंबलाइजेशन भी होता है। जैसे जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हैं। ये जो फर्स्ट वाली है, इसे के सेल बोला जाता है। सेकंड सेल एल, के, एल, देन आफ्टर एम, फिर एन एंड सो ऑन, ओके। ये जो नंबर्स हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के, इन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है, ओके बच्चों, क्वांटम नंबर्स। ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बोर्स ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, हर एक ऑर्बिट की, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है। और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एनर्जी सेल में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ एनर्जी लॉस। किसी भी कंडीशन पे ये कब तक भी कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी एनर्जी लॉस
नहीं होती है और ये अपनी सेल में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, दिस वॉज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, बोर ने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी में किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होता। बट अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस किया या इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी कुछ मिली, if the atom is receiving some kind of the energy from the outside, किसी तरीके से उसको एनर्जी मिली, at that time the electron which absorb the energy and will become a type of the excited state। और जब बाहर से एनर्जी, सपोज फर्स्ट कंडीशन, जब तो बाहर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर के अपनी सेल को लीव करके नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ओके बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन ने बाहर से कहीं से एनर्जी लिया और एनर्जी ले करके ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो एनर्जी ये तक अपनी सेल को छोड़ करके अपर लेवल की सेल में चला जाता है। तो ये सपोज यहां से इस सेल में ट्रांसफर हो गया। ओके बच्चों, सपोज यहां पर इसकी एनर्जी E1 थी, नेक्स्ट सेल में जब गई तो इसकी एनर्जी E2 हो गई। ओके, अब जब ये यहां से यहां पर जाएगा तो इसके अंदर की एनर्जी इंक्रीमेंट होने की वजह से E2 हो गई और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें डिफरेंस मिलता है डेल्टा एनर्जी का। ओके, डेल्टा E इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके बच्चों, एक हमारे पास इक्वेशन भी है, दैट द बेस इक्वेशन इज E is equals to h nu। ओके बच्चों, E is equals to h nu, where E is the energy, h is the Planck constant and nu is the frequency, right? Planck constant की वैल्यू होती है h is the 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। राइट बच्चों, तो जब तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तब इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई या वाइसी वर्सा। इलेक्ट्रॉन किसी अपर स्टेट में है, अपर एनर्जी लेवल पर है, लेकिन उसके अंदर से एनर्जी जब निकलती है, जब वो एनर्जी को लॉस करता है तब अपर स्टेज से फिर वो लोअर स्टेज में आ जाता है। सपोज कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर था और यहाँ से उसने एनर्जी अपने से निकाली, ठीक है, जब निकाली तो निकालने पर उसकी एनर्जी में कमी आई और वो फिर अपने लोअर लेवल पर वापस इस जगह पर आ गया। तो उस कंडीशन पे यहाँ से एनर्जी बाहर ट्रांसफर होगी, जबकि इस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी बाहर से इसको मिलेगी, तब फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। राइट बच्चों, उसकी कंडीशन पे भी पहले E2 थी, फिर E1 हो गई, then after it will be the E2 minus E1 and the difference which we will get will known as the energy difference। राइट बच्चों, अब जब तो एनर्जी निकली या उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई, then that type of the condition of the electron will be known as the excited condition। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स बोर ने बताए, नील्स बोर ने बताए, जिनको कि हम नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक बात और हमें पता चलती है कि जब तो इलेक्ट्रॉन किसी एक सेल से एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है
एनर्जी को निकालता है, ठीक है, या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये बातें हमें समझ में आ गई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, इसके बाद मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल वाज अ साइंटिस्ट अगेन, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे रिलेटेड बोर्स एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे बोर्स ने जीमेन इफेक्ट को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी, एक हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है आपके कोर्स में। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बोर ने हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया। तो इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको कि हम बोर्स लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन हम अब डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय द मैक्सवेल। ओके, आप वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। जो मैंने पॉइंट्स बताएं उन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ये बताया कि जब कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फिलामेंट हो गया, बल्ब का फिलामेंट है या फिर हीटर है, इन सब्सटेंसेस को उसके अंदर मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब कोई बाहर से एनर्जी किसी सब्सटेंस के अंदर जाती है तो जाने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जब तो बाहर से एनर्जी कोई भी मैटर, कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने पर उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे बल्ब के फिलामेंट की, या हीटर में जो फिलामेंट लगा होता है, जो तार लगी होती है, आप सब ने आई होप कि हीटर में जो तारें लगी होती हैं वो आपने देखा होगा, वो एक रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं। अब जब तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद मैटर से रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशन मीन टू से अ टाइप ऑफ द एनर्जी, एक तरह की एनर्जी निकलती है। दैट एनर्जी इज नोन एज द रेडिएशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। जब रेडिएशन निकलती हैं तो ये रेडिएशंस वेव्स फॉर्म में निकलते हैं, जिनमें मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ओके, जैसे वेव का जो सिंबलाइजेशन हम करते हैं, वो वेव का सिंबलाइजेशन हम पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से करते हैं कि जो वेव चलती हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे चलती हैं। ठीक है बच्चों, ये ऐसे वेव्स को सिंबलाइजेशन हम इस तरह से करते हैं। अब ये जो मिडिल पॉइंट है, दिस वन इज द मिडिल पॉइंट, मिडिल लाइन, ये जो ऊपर गया, जब कोई भी वेव ऊपर तक जाती है, जैसे ये ऊपर गई है, तो जो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का पार्ट है, दिस वन, इस पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, CREST, क्रस्ट। दिस पार्ट और दिस पार्ट इज नोन एज द क्रस्ट। ठीक है, नीचे का जो पार्ट होता है, डाउन साइड पे जो वेव का मूवमेंट होता है, दिस डाउन पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, दिस डाउन साइड पार्ट इज नोन एज द ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ, राइट, ट्रफ। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स जब चलती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। यानी कि एक वेव अगर ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ पर एक वेव ऐसे चल रही है अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की, राइट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से अगर चल रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे चलता है, मतलब वो इधर आएगा बाहर की साइड पर, फिर अंदर यानी कि बोर्ड के पीछे की साइड पर जाएगा, फिर ऐसे, यानी कि बाहर की चूंकि 3D फिगर है तो ये हमने ऐसे सपोज बाहर की साइड पर बना दिया, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे करके। और ये जो दोनों वेव्स होती हैं ये दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट बच्चों, ये मैक्सवेल ने बताया। इनमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो एनर्जी निकलती है रेडिएशन, ये लाइट की स्पीड से ही बाहर निकलती हैं। आई होप दैट यू आर नोइंग द स्पीड ऑफ द लाइट। द स्पीड ऑफ द लाइट इज द 3 into 10 to the power 8 meter per second. I think everybody you are knowing the speed of the light is the 3 into 10 to the power 8 meter per second. इस रफ्तार से, इस वेलोसिटी से इसमें से वेव्स निकलती हैं। अब हम वेव्स से कुछ वेव में क्या क्या होता है इन बातों को हम जरा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे नंबर 1, अगर हमने एक वेव को यहाँ पर सिंबलाइज किया, सपोज ये, ठीक है, ऐसे वेव जा रही है, ओके। नाउ this part, this and this, these parts which are known as the crest, इसे क्या बोलते हैं? crest, ऊपर के हिस्से को। जबकि नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? नीचे के हिस्से को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। Now the distance between the two crust और the distance between the two trough, यहां से यहां तक की डिस्टेंस या फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, the distance between the two crust or two trough, okay, is known as the wavelength. क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं wavelength, ओके। और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ लैम्डा। या फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको भी हम वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ समझ में आ गया? द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और टू ट्रफ, वेवलेंथ नंबर 1। नंबर 2, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मिडिल पोजीशन से जो कोई भी वेव जितना ऊपर तक जाती है, यहां से लेकर के यहां तक, या फिर इस मिडिल पोजीशन से लेकर के जो ट्रफ की मैक्सिमम जो डीपनेस होती है यहां पर, ये या ये, ओके, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट or the maximum deepness of the trough is known as the amplitude. Okay बच्चों, next one is the frequency. Frequency, suppose for example यहां से लेकर के यहां तक जो ये वेव गई, अब ये वेव जो यहां से यहां तक गई वो या पूरा जैसे यहां से यहां तक गई फिर यहां तक आई। Now so this one is known as the one circle, okay, one complete circle, this half and then after this half, यहाँ से गई फिर इधर आई फिर यहाँ तक आई, तो हम यहाँ तक का हिस्सा ले लेते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो जब ये वेव गई तो 1 सेकंड में गई, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड,
1 सेकंड में कितनी वेव्स यहां से यहां तक चली, यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2। 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स ऊपर गई, जितनी भी वेव्स मीन टू से द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। FREQUENCY। द टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वन, एक नंबर होता है वेव नंबर। ओके, वेव नंबर। नाउ व्हाट इज वेव नंबर? दिस वेव नंबर इज नोन एज the total number of the waves in 1 meter। 1 मीटर में कितनी वेव्स गई हैं उनका नंबर वेव नंबर होता है। वेव नंबर को हम न्यू बार से इंडिकेट करते हैं एंड दिस न्यू बार इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 लैम्डा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, वेयर एज द वेव नंबर इज डिनोटेड बाय द न्यू बार एंड न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। द टोटल नंबर ऑफ द वेव्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में टोटल कितनी वेव्स हैं उन्हें हम वेव नंबर कहते हैं, और 1 सेकंड में टोटल कितनी वेव्स गई हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। राइट बच्चों, आई होप दैट ये आपको पॉइंट्स सभी समझ में आ रहे हैं। इनकी अब हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। इन सब की यूनिट्स क्या हैं? जैसे वेव लेंथ, लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर, जहां भी कहीं लेंथ है उसकी यूनिट मीटर। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम हाइट, इधर दिस वन और दिस वन, दिस यूनिट इज ऑल्सो इज द मीटर। इसकी भी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर। ओके। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। HZ से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, हाउ मेनी हर्ट्ज? जैसे 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, लाइक दैट। 200 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर वेव है जो कि 1 सेकंड में 200 टाइम्स कंप्लीट कर रही है। ओके बच्चों। नेक्स्ट वन, वेव नंबर। वेव नंबर तो जो कुछ भी उसका नंबर है वो हो गया। तो इस तरह से ये कुछ वेव्स के कंपोनेंट्स थे, ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नोट्स से इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।